हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस आपका स्वागत करते हैं डीएलएड के इस पाठ्यक्रम में। जी हां, डीएलएड का एक प्रथम वर्ष का पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का पाठ्यक्रम आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का जो टोटल पेपर होता है ये 70 मार्क्स का होता है। जी हां, टोटल 70 मार्क्स का ये पेपर होता है और इस पेपर में कई प्रकार के क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, साथ ही साथ इसमें 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चंस और 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जी हाँ, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ उनके जवाब कैसे लिखने होते हैं, क्या जवाब देना होता है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब कुछ हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस यूनिट के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कि इसमें के अंकों का विभाजन कैसा है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो इसमें 10 मार्क्स का पूरा चैप्टर है। ये जो यूनिट 1 है, ये जो प्रथम इकाई है इंग्लिश पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की, ये एक यूनिट ही 10 मार्क्स के लिए पूछी जाती है और इसमें 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, जी हाँ, बहुविकल्पीय प्रश्न जो आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो 4 आते हैं, इसमें 4 पूछे जाते हैं। एक है 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से 4 मार्क्स और ये 2 मार्क्स के 2, एक है तो 6 मार्क्स और ये एक एक 4 मार्क्स का 1, तो 6 4 10। तो इस तरह से 10 अंकों का यहाँ विभाजन हो गया। तो चलिए हम बढ़ते हैं, कौन से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, कौन से यहाँ पर एमसीक्यूज आते हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ एमसीक्यूज की बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं किस प्रकार से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछले साल के कई प्रश्न पत्रों को, पेपर्स को स्टडी करने के बाद, उनको जानने और समझने के बाद मैंने ये पूरा आपको बनाया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इनमें से ही 90% से ज्यादा चांस है कि इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। 90% क्वेश्चन इनमें से ही आने वाले, तो आपको इन्हीं से पढ़ना है और इसी तरह से जवाब कैसे ढूंढा जाता है, समझा जाता है, मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। एक प्राइमरी यानी कि प्राथमिक शिक्षक जो होता है, उसको पढ़ाना कैसे सिखाना चाहिए, अपने छात्रों को कैसे सिखाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डीएड बीएड में यही सिखाया जाता है कि हमें बच्चों को पढ़ाना कैसे है। तो आप सभी भावी शिक्षक हैं, तो आप सभी के लिए ये जानना जरूरी है कि आप अपने छात्रों को पढ़ाएंगे कैसे, अपने बच्चों को कैसे आप रीडिंग सिखाएंगे, पढ़ना लिखना कैसे सिखाएंगे ना, रीडिंग कैसे सिखाएंगे, पढ़ना कैसे सिखाएंगे। तो उसमें ऑप्शन देखेंगे, स्टोरी सुनाकर, कहानी सुनाकर, पिक्चर बुक यानी कि फोटो दिखाकर, ऐसी किताब जिसमें सिर्फ पिक्चर, चित्र दिए रहते हैं उससे, या फिर अल्फाबेट बुक जिसमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल लिखा होता है, या फिर फोनेटिक टीचिंग। फोनेटिक टीचिंग का मतलब होता है जिसमें भावार्थ निकाले जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। और ये तो हाई लेवल का है एक्चुअल में, है ना, 12वीं के लेवल का ये सिलेबस होता है। ये जो फोनेटिक टीचिंग है, ये 12वीं और 10वीं के छात्रों के लिए है। और हम बात करें प्राइमरी की, प्राथमिक शिक्षा की, तो प्राथमिक शिक्षा में ये तो नहीं आने वाला, ये तो हम समझ गए। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शंस। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है बच्चों के लिए रुचि जागाना, बच्चों को रीडिंग सिखाने के लिए स्टोरी टेलिंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्टोरी। जी हाँ, स्टोरी टेलिंग जो होगा ये इसका सही जवाब है। स्टोरीज से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को एक प्राइमरी टीचर जो है रीडिंग सिखा सकता है। ठीक, दूसरा प्रश्न, द इंग्लिश रूल मेड इंडिया। भाई इस इंग्लिश भाषा ने, इंग्लिश का जो रूल हमारे यहाँ कि अंग्रेजी कंपलसरी है, अंग्रेजी भाषा बोलनी चाहिए वगैरह वगैरह, इसने इंडिया के लिए क्या किया, इससे इंडिया को क्या फायदा हुआ, या इससे इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ा? इंडिया टेक्निकली रिच हो गया क्या, इंडिया अमीर बन गया, इकोनॉमिकली पुअर हो गया क्या, भारत आर्थिक रूप से गरीब हो गया, इंडस्ट्रियली स्ट्रांग हो गया क्या, भारत में औद्योगिक इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्रीज ज्यादा हो गई, कल्चरली स्ट्रांग क्या, भारत का कल्चर स्ट्रांग हो गया? नहीं भाई, हमारा कल्चर तो हिंदी है, संस्कृति है, संस्कृत है, तो संस्कृत तो कम ही हो गया, हिंदी तो कम ही हो गया, सब कोई अंग्रेजी भाषा पे ध्यान दे रहा है, तो कल्चरली स्ट्रांग तो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, वी कांट डिसाइड हियर कल्चरली स्ट्रांग, तो ये कल्चरली स्ट्रांग आंसर तो यहाँ पर नहीं होगा। और इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है इंग्लिश से, इसको भी हटा देते हैं। अब हमारे पास बचा टेक्निकली रिच और इकोनॉमिकली पुअर। तो जो लैंग्वेज होती है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो नहीं होती है, भाषा का संबंध टेक्नोलॉजी से है ही नहीं, वो टेक्निकल सब्जेक्ट है नहीं, भाषा तो लिटरेचर होता है ना, वो लिटरेचर है। तो टेक्निकली रिच ये भी जवाब नहीं होगा सही, तो क्या होगा? इकोनॉमिकली पुअर। जी हाँ, इंग्लिश की वजह से हम लोग जो है आर्थिक रूप से गरीब हो गए, क्योंकि हमने अपनी भाषा छोड़ के अपनी भाषा पर ध्यान देने की बजाय अंग्रेजी भाषा सीखने पर ज्यादा ध्यान दिया, जिससे लोगों को जॉब लेने में, पढ़ लिख के जो छात्र जॉब लेने जाते हैं उन्हें जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि अंग्रेजी भाषा की कमी है। तो इस प्रकार की चीजें जो है उनके साथ होने लगी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ मीनिंग इज नोन एज। द स्टडी ऑफ मीनिंग यानी अर्थ का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ मीनिंग, स्टडी ऑफ मीनिंग यानी किसी भी चीज का अर्थ
जानने के लिए, उसका अध्ययन जो किया जाता है, ये पूरी प्रोसेस को तो क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ मीनिंग इज नोन एज, भाई क्या बोलते हैं उसको? मॉर्फोलॉजी, बिल्कुल नहीं। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज सेटेड, बिल्कुल भी नहीं। सिंटैक्स, बिल्कुल नहीं। इसका सही जवाब होगा सिमेंटिक्स। जी हाँ, सिमेंटिक्स जो होगा इसका सही जवाब होगा। द स्टडी ऑफ मीनिंग इज नोन एज सिमेंटिक्स। याद रखिएगा, वन वर्ड में भी आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, रिक्त स्थान में भी आ सकता है। ठीक, तो ये द स्टडी ऑफ मीनिंग इज नोन एज सिमेंटिक्स। अगला, द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज, भाई लैंग्वेज का मेन फंक्शन क्या है? भाषा का मेन काम क्या है? इवोल्यूशन, विस्तार करना, इवोल्यूशन करना, लोगों की ग्रोथ करना, प्रिजर्वेशन, बचा कर रखना, प्रिजर्व करना, संरक्षित करना, इंटरेक्शन, एक दूसरे से मिलना जुलना। तो भाई भाषा से तीनों चीजें हो सकती है। भाषा से हम अपना खुद का विकास करते हैं, इवोल्यूशन। दूसरा, भाषा से हम इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि मिलते जुलते हैं, आपस में संबंध बनाते हैं। और चौथा, ऑल ऑफ दीज, भाई चारों करते हैं, तीनों चीजें होती है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। यानी कि लैंग्वेज से जो भाषा है उसका मेन कार्य क्या है, उसका प्रमुख कार्य क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है? उसका मेन फंक्शन है इवोल्यूशन, प्रिजर्वेशन, इंटरेक्शन। इसी को हम तीनों बोलेंगे, तो तीनों को ऑल ऑफ दिस यहाँ पे सही जवाब दे दिया। अगला क्वेश्चन, इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज, नया लैंग्वेज सीखने के लिए जो मल्टी लैंग्वेज होता है ना, मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है। अब मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो क्या है? मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी, यानी बहुत सारी भाषाएं बोलना, एक से अधिक भाषा बोलने वाले को मल्टी लैंग्वेज बोलते हैं। जो एक दो से अधिक भाषाएं बोलता है उसे मल्टी लैंग्वेजम बोलते हैं। तो ये मल्टी लैंग्वेजम जो है वो क्या है? भाई मल्टी लैंग्वेजम अगर आपको आती है तो नया भाषा सीखने में बड़ा आसानी होगा आपको। ठीक है, कोई कोई ऐसा होगा जिससे हिंदी इंग्लिश आती होगी। ठीक है, मुझे भोजपुरी भी आती है, मुझे इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। ठीक है, तो मैं ऐसे अंग्रेजी वैसे 4 भाषा में जानता हूं, तो मैं 4 भाषाएं जानता हूं। अगर मैं कोई नई भाषा सीखने जाऊंगा तो मुझे बड़ी आसानी से इन भाषाओं को सीखने में मदद मिलेगी। क्योंकि अगर मान मुझे फ्रेंच भाषा सीखना है तो मैं अंग्रेजी भाषा की सहायता से फ्रेंच भाषा सीख सकता हूं, हिंदी की सहायता से तो नहीं सीख सकता, तो अंग्रेजी से सीख सकता हूं। तो एक भाषा के माध्यम से दूसरे भाषा सीखने को मिल रही है, तो एक भाषा हमारे लिए हथियार बन गई, दूसरे भाषा को सीखने के लिए माध्यम बन गई। तो इसका सही जवाब होगा एसेट। जी हाँ, इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेजम इज एन एसेट। मल्टी लैंग्वेजम अगर आपको आता है तो एक एसेट है, एक संसाधन है आपके लिए, क्योंकि इसकी मदद से आप दूसरी भाषा को सीख सकते हैं। तो ये हो गया इसका जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया? भाई इंग्लिश का भारत में स्थान क्या है, स्टेटस क्या है, क्या दर्जा प्राप्त है इंग्लिश के लिए? ठीक है, तो इंग्लिश को भाई बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा प्राप्त है ना। इंग्लिश को लोग बहुत मानते हैं भाई, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा। किसी एक क्षेत्र में बोली जाती है अंग्रेजी? नहीं, इंग्लिश एक क्षेत्र में तो नहीं बोली जाती। ठीक, फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी लैंग्वेज है? नहीं भाई, इंडिया में बोली जाती है, भले ही विदेश से आई है, कोई भी इसको फॉरेन लैंग्वेज बोल देगा, लेकिन गलत, ये फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, हमारे इंडिया में बोला जाता है। हमारे इंडिया में लगभग 1% लोग अब अंग्रेजी भाषा बोलने और समझने और लिखने लग गए हैं, तो ये तो फॉरेन लैंग्वेज नहीं हो सकता। जिस भाषा को 1% लोग बोलते, समझते या लिखते हो, उस भाषा को हम फॉरेन लैंग्वेज की, विदेशी भाषा की कैटेगरी में नहीं रख सकते, तो ये फॉरेन लैंग्वेज भी नहीं है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, हमारा सरकारी कामकाज इस भाषा में तो नहीं होता। हमारी राजभाषा तो हिंदी भाई है, ये अंग्रेजी तो कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक इसको नहीं जोड़ेगी। तो हमारे लिए क्या है ये? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज को बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप देखो, ऑफिशियल मतलब हो गया पूरी तरह से औपचारिक, है ना। तो पूरी तरह से औपचारिक भाषा है क्या? नहीं। अगर हम बात करें क्षेत्रीय भाषा है? नहीं। विदेश की भाषा है? नहीं। तो ये ऑफिशियल, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। क्यों होगा मैं आपको ये बता देता हूं क्यों होगा। ऑफिशियल, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है जो हिंदी भाषा, यानी आपके देश की जो राजभाषा है, उस भाषा के साथ में कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता है। तो अक्सर आप देखोगे सरकारी कामकाज जो होता है वो अंग्रेजी भाषा में होता है, हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा में होता है। नेता लोग जो अभिभाषण देते हैं पार्लियामेंट में, आपने संसद भवन में देखा होगा, अंग्रेजी में देते हैं, तो अंग्रेजी को अलाउ किया गया। तो अंग्रेजी जो है ये द्वितीय भाषा के रूप में है, राजकीय भाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, एसोसिएट ऑफिशियल। ये हमारी भाषा खुद की तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसका ही इस्तेमाल किया जाता है बाकी कामकाज में। तो ये हो गया एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये 6 प्रश्न हो गए। आप थोड़ा सा चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा बाजू हो जाता हूं, आप चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे कुछ एमसीक्यूज। अब बढ़ते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान की तरफ, एक वाक्य की तरफ। उसके बाद फिर हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कुछ एमसीक्यूज की, वो तो हमने देख लिया, 1 2 3। सो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज यानी कि बहु विकल्प प्रश्न देखने के बाद अब हम बात करते हैं एक वाक्य और रिक्त स्थानों की। जी हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स और 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर देने वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चांसेस है कि यहीं से आएगा, तो ध्यान से देखिए। हम देखते हैं, द टीचर शुड कीप स्टूडेंट्स बिजी इन इंटरेक्शन लाइक,
सवाल का पहले मतलब समझिए। कभी भी मैं हमेशा अपने छात्रों को जब पढ़ाता हूं, कोचिंग क्लास में पढ़ाता हूं, स्कूल में पढ़ाता हूं, तो मैं यही बात कहता हूं कि आपको वो जवाब नहीं लिखना चाहिए जो आपको आता है, आपको वो जवाब लिखना चाहिए जो पूछा गया है। जी हाँ, प्रश्न के हिसाब से उत्तर देना पड़ेगा, तो एग्जामिनर के हिसाब से नंबर मिलेंगे। आप अपने हिसाब से नंबर दोगे तो वो अपने हिसाब से जवाब दोगे तो अपने हिसाब से नंबर मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी जो जवाब आपको आता है वो मत लिखिए, जो जवाब पूछा गया है वो लिखिए ना। तो क्या पूछा गया, पहले समझ लेते हैं प्रश्न को। द टीचर शुड कीप स्टूडेंट्स बिजी इन इंटरेक्शन। टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को बिजी यानी व्यस्त रखना चाहिए इंटरेक्शन करने में। इंटरेक्शन लाइक डिस्कशन। जी हाँ, अगर मान लीजिए अब क्लास में हम क्या करते हैं, कभी कोई शिक्षक बनता है, जैसे मैं एक शिक्षक हूं तो मैं बताता हूं क्या होता है। क्लास जो रहती है, जब उसमें क्लास में लगभग 70-80 बच्चे बैठे होते हैं, और टीचर क्या करता है, कभी कुछ पढ़ाने के लिए पहले उसे खुद पाठ को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है ना, कुछ थोड़ा सा अपना कोई वर्क करता है टीचर। तो उस दौरान बच्चे क्या कर लेते हैं, हल्ला करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है, तो उनके पढ़ने में रुचि कम होती है, ठीक है, उनको कम समझता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए टीचर को कभी भी जब कोई काम करना है तो टीचर को डिस्कशन, टीचर जो है छात्रों को कुछ वर्क, कुछ काम दे दे जिससे वो आपस में डिस्कशन करने में व्यस्त हो जाए कि चलो सब लोग बताओ कि महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, इसके ऊपर बहस करो। तो छात्र जो होंगे आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, लड़कियां और लड़के एक दूसरे के अगेंस्ट में आ जाएंगे, तो इससे वाद विवाद होगा। वाद विवाद होगा तो अच्छा उनके अंदर सोचने का क्षमता ये डेवलप होगा उनके अंदर। तो टीचर को ऐसा काम करना चाहिए। तो टीचर शुड कीप स्टूडेंट्स बिजी इन डिस्कशन, डिबेट, यहां पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स को किस काम में बिजी रखना है, टीचर को ये पूछा गया। तो डिस्कशन में बिजी रखो, डिबेट में बिजी रखो, जिसमें भी बिजी रखना आपको लगता है कि आपके छात्र उसे सीखेंगे वो रखिए आप। दूसरा, चिल्ड्रन लर्न एज मच आउटसाइड एज इन द क्लासरूम। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्र जो है उतना ही कमरे के अंदर सीखते हैं जितना वो कमरे के बाहर सीखते हैं। जी हाँ, कोई स्टूडेंट स्कूल जाकर जो सीखता है, एक शिक्षक जो पढ़ाता है जो सीखते हैं, वही चीजें हम बाहर भी सीखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं यहां पर, लेकिन आप उतना ही सीख पा रहे हैं जितना आपको मैं यहां पढ़ा रहा हूं। लेकिन बच्चों को छात्र में प्रैक्टिकल कैसे पढ़ाते हैं ये तो आप क्लासरूम में जाकर जब आप ट्रेनिंग करेंगे डीएड की, या फिर जब शिक्षक बनेंगे पूरी तरह से, जब अपने छात्रों को सिखाएंगे तभी आप सीख पाएंगे। हाँ, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। चिल्ड्रन, बच्चे जो है जितना क्लासरूम के अंदर सीखते हैं उतने क्लासरूम के बाहर। आपने देखा होगा कुछ बच्चे सिर्फ दिन रात 24 घंटे पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ाकू होते हैं, तो उनमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम होता है। वो छात्र स्टेज पे जाके डेयरिंग से भाषण नहीं दे सकता, वो लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकता, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती है। तो ये जो बातें आती हैं, ये एक पढ़ाकू व्यक्ति जो होता है 24 घंटे किताबों भिड़ा रहता है उसके अंदर नहीं आती। इसलिए कहा जाता है कि खेलना कूदना भी जरूरी है, और साथ ही साथ थोड़ा सा मस्ती करना भी जरूरी है, लोगों से मिलना जुलना जरूरी है, ताकि हम लोग बोलचाल की भाषा ये सब सीख पाए, है ना। तो उसके बाद ये लिख दें कि आउटसाइड और इनसाइड, ध्यान रखिएगा। तीसरा, लैंग्वेज इज एन आर्बिट्ररी सिस्टम ऑफ साउंड। भाई लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक सिस्टम है किसका, साउंड का। लैंग्वेज मतलब भाषा, मैं जो बोल रहा हूं तो मुझे बोलने के लिए कुछ आवाज निकालनी पड़ रही है। बिना आवाज निकाले क्या आप कोई भाषा किसी को समझा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिना आवाज की कोई भाषा ही नहीं है, हमें साउंड निकालना पड़ता है। तो लैंग्वेज इज एन आर्बिट्ररी सिस्टम ऑफ साउंड। अगला, लिसनिंग मीन्स, व्हाट डज लिसनिंग मीन्स? लिसनिंग मीन्स रिसीविंग साउंड्स। लिसनिंग मतलब सुनना, सुनना मतलब क्या, सामने वाला आवाज निकालेगा, साउंड निकालेगा, वो साउंड अपने कानों तक पहुंचेगा तो आपने सुना। ठीक, लिसनिंग मीन्स रिसीविंग साउंड्स, अपने तक लेना, ग्रहण करना, यही तो लिसनिंग है। लिसनिंग मतलब भाई सामने वाले की आवाज, साउंड को सुनना। ठीक है, तो लिसनिंग मीन्स रिसीविंग साउंड्स। अगला, स्पीकिंग मीन्स मास्टरी ऑफ यूजिंग साउंड्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल मैसेज। जी हाँ, स्पीकिंग का मतलब क्या था, बोलना मतलब क्या, पहले आप सीखोगे, सुनोगे, समझोगे, फिर आप जो सही अर्थ है उसको बोलोगे, है ना। जैसे मान लो मेरे पास एक पेन है, तो पहले मुझे सीखना पड़ेगा कौन सा शब्द, पेन। और पास होता है तो बोलते हैं पास, खुद के लिए बोलते हैं तो मेरे, तो बोलूंगा मेरे पास एक पेन है, तो मैंने ये शब्द सीखे होंगे भाई, है ना, तभी मैं बोल पा रहा हूं। तो दैट मीन्स मैंने उन शब्दों पर, मैंने उन साउंड्स पर क्या किया है, मास्टरी हासिल की है, तब मैं बोल पा रहा हूं। आपने भी की है। स्पीकिंग मीन्स मास्टरी ऑफ यूजिंग साउंड्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल मैसेज। मीनिंगफुल मैसेज मतलब एक बढ़िया अर्थ वाला होना चाहिए, अर्थविहीन नहीं। जैसे मैं बोल दूं ये कोई शब्द हुआ क्या, इसका कुछ अर्थ हुआ क्या, नहीं, इसमें प्रॉपर शब्द चाहिए भाई, अर्थ होना चाहिए। जब तक आप किसी चीज का प्रॉपर अर्थ नहीं बताओगे तो कैसे आप वो मीनिंगफुल मैसेज होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। द वर्ड पेडागोजी मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी, पेडागोजी सुनते तो है लेकिन पेडागोजी है क्या? तो वर्ड पेडागोजी मीन्स टू लीड द चाइल्ड। जी हाँ, बच्चे को राह दिखाना, रास्ता दिखाना, यही है पेडागोजी, टू लीड द चाइल्ड, बच्चे को सही राह पर लाना। पढ़ाना लिखाना तो हम विषय से करते हैं, गणित शिक्षण से कर लेंगे, अंग्रेजी भाषा शिक्षण से कर लेंगे, लेकिन पेडागोजी ऑफ मैथ्स, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, ये कैसे होगा भाई? तो
छात्र को इंग्लिश बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको सही रास्ते से इंग्लिश बोलना सिखाना, छात्र को लीड करना। तो पेडागोजी का मतलब होता है टू लीड द चाइल्ड, छात्र को लीड करना, टू लीड द चाइल्ड। तो ये सारे जो प्रश्न हो गए ये हमारे हो गए बहुविकल्पी। जी हाँ, यहां से आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैंने आपको बता दिए, टोटल 12 प्रश्न बता दिए। इस 12 में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, इन 12 प्रश्नों को रट लीजिए, एकदम ध्यान रख लीजिए और इन्हीं में से आएंगे। तो ये हो गए हमारे बहुविकल्पी वाले। अब हम बढ़ते हैं हमारे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पर। जी हाँ, हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 4 मार्क्स वाले कौन से क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन ऑब्जेक्टिव्स को जान लेने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। तो यहां से 4 नंबर का प्रश्न और 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और चांसेस है। तो ये जो मैंने आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डीएलएड के पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और जनरली ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए, एक शिक्षक के तौर पर तो जरूर पता होना चाहिए। डिस्क्राइब द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जी हाँ, इंग्लिश पढ़ाने के जो एम्स हैं, लक्ष्य हैं, वो क्या हैं, उनको डिस्क्राइब कीजिए। तो डिस्क्राइब करना है तो लॉन्ग में अगर आ गया तो 4 नंबर के लिए, अगर शॉर्ट में आया 2 नंबर के लिए तो 1-2 पॉइंट्स हमें लिखने पड़ेंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं कि कौन से लॉन्ग कौन से शॉर्ट अगर आता है तो कैसा लिखेंगे हम इसको। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग के एम्स क्या होते हैं, लक्ष्य क्या होते हैं। तो एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश यानी इंग्लिश टीचिंग के 2 तरह के लक्ष्य होते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, फिर से क्या कह रहा हूं, इंग्लिश टीचिंग के 2 तरह के लक्ष्य होते हैं। पहला जनरल एम यानी कि सामान्य लक्ष्य, दूसरा पर्टिकुलर और स्पेसिफिक यानी खास, कुछ पर्टिकुलर मतलब खास, स्पेसिफिक मतलब खास। एक तो सामान्य एम क्या होगा, सामान्य लक्ष्य क्या होगा, और दूसरा पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एम क्या होगा। ठीक है, तो इंग्लिश टीचिंग के 2 एम्स होते हैं। तो आप थ्योरी में कैसा लिखोगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। द फर्स्ट वन इज जनरल एम्स, द सेकंड वन इज पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एम्स। सो यू हैव टू नीड टू रिमेंबर दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एम इन इंग्लिश लैंग्वेज। The teaching of English require 2 types of aims. The first one is general aims. The second one is particular or specific aims. General aims में 4 टाइप्स के aims होते हैं। जी हाँ, जनरल aims में भी 4 टाइप के एस्पेक्ट होते हैं, 4 तरह से सिखाया जाता है। और पर्टिकुलर एम में 2 तरह के होते हैं। ठीक है, तो उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं जनरल एम्स की। तो जनरल एम्स भाई सिमेंटिक एस्पेक्ट, फोनेटिक एस्पेक्ट और ग्राफिक एस्पेक्ट और फोनेटिक कम ग्राफिक, चारों को एक्सप्लेन करूंगा। रुकिए, मैं आपको चारों एक्सप्लेन करके। तो स्टूडेंट्स चलिए हम एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश को एक एक करके जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश टीचिंग के 2 एम्स होते हैं, जनरल एम्स और पर्टिकुलर स्पेसिफिक एम्स। तो जनरल एम्स की बात करते हैं। तो जनरल एम में पहला टाइप है सिमेंटिक एस्पेक्ट। अब सिमेंटिक एस्पेक्ट क्या होता है, सिमेंटिक एस्पेक्ट का मतलब होता है शब्दों के अर्थ को समझना। जी हाँ, अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। छात्रों को हम शब्दों का मतलब समझा पाए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश ऐसे पढ़ानी पड़ेगी, सिमेंटिक तरीके से पढ़ानी पड़ेगी ताकि वो शब्दों का मतलब समझे। सिमेंटिक एस्पेक्ट मींस इट डील्स विथ मीनिंग ऑफ वर्ड्स। जी हाँ, वर्ड्स के मीनिंग पे डील करता है। तो अगर आपको आया तो आप कैसे लिखोगे इस तरह से कि सिमेंटिक एस्पेक्ट क्या होता है, सिमेंटिक एस्पेक्ट मींस इट डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक, फिर दूसरा है फोनेटिक एस्पेक्ट। फोनेटिक एस्पेक्ट क्या होता है, फोनेटिक एस्पेक्ट में पूछा इट डील्स विथ स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। फोनेटिक एस्पेक्ट्स मीन भाई फोनेटिक शब्द आएगा तो समझ जाना प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन। तो फोनेटिक एस्पेक्ट डील्स विद द स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। इन दिस टाइप ऑफ aim in this type of teaching English we have to improve the pronunciation of the students। आपको अपने मन से बनाना पड़ेगा। मैं आपको जो बता रहा हूं ऐसा समझने के लिए बताया मैंने, ये नोट्स है, इसको माइंड मैप कहते हैं, जनरल नोट्स आइडिया। इसको देखते बराबर पूरा आपको एक पेज का थ्योरी ध्यान में आ जाना चाहिए। कैसे ध्यान आएगा, ऐसे ही आप लिखोगे कि जैसे ये मैंने बनाया हुआ डब्बे में क्या लिखा है, एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, और ये 2 दिखे हुए। तो आपको कैसा सेंटेंस बनाना चाहिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एम of teaching English. The first one is general aims, the second one is particular और specific aims। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या लिखेंगे भाई कि 2 तरह के एम होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। तो ये सेंटेंस तो आपको अपने मन से बनाना पड़ेगा इंग्लिश का, तभी नंबर मिल पाएगा। ऐसे लिखेंगे इससे नंबर नहीं मिलेगा इससे ज्यादा। ठीक है, तो आपको 4 नंबर पूरे चाहिए तो थ्योरी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी आप इसके मदद से लिख सकते हैं, आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक एक करके समझा रहा हूं। जैसे मैंने आपको सिमेंटिक एस्पेक्ट बताया, जनरल एम का पहला जो है सिमेंटिक। अब देखो 2 मार्क्स के लिए अगर सवाल पूछ दिया तो पूछ देगा डिफाइन सिमेंटिक एस्पेक्ट, व्हाट इज सिमेंटिक एस्पेक्ट, गिव एन एग्जांपल। ऐसा 2 नंबर के लिए भी पूछ सकता है भाई। ऐसे ही पूछ सकता है व्हाट इज फोनेटिक एस्पेक्ट, गिव एन एग्जांपल, डिस्क्राइब। तो 2-2 नंबर के लिए इन सबको अलग अलग पूछ सकता है। लेकिन अगर 4 नंबर का प्रश्न पूछ दिया तो आपको एक साथ पूछेगा। जी हाँ, एक साथ पूछ देगा, 4 नंबर के लिए पूछा तो, इसलिए सब मैं आपको एक समझा रहा हूं। ठीक,
तो फोनेटिक एस्पेक्ट का मतलब होता है स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन से डील करना। अब बात आएगी ग्राफिक एस्पेक्ट की, तो ग्राफिक एस्पेक्ट क्या होता है भाई? ग्राफिक एस्पेक्ट का मतलब होता है इट डील्स विद रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, भाषा को लिखित रूप में जो रहता है उससे डील करना। यानी किसी भी बच्चे को अगर लिखित हुई भाषा यानी लिखी हुई भाषा को सिखाना है तो हमें उसे इंग्लिश कैसे पढ़ानी पड़ेगी? ग्राफिक एस्पेक्ट में पढ़ानी पड़ेगी भाई। ग्राफिकल, उसे बनाकर दिखाना होगा, ग्राफ वगैरह किसी भी चीज को ड्रॉ करके दिखाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिक एस्पेक्ट। अब बचा है फोनेटिक कम ग्राफिक। जी हाँ, ये फोनेटिक कम ग्राफिक यानी फोनेटिक और ग्राफिक दोनों मिला के, प्रोनाउंसिएशन भी और लिखित भी, तो ये दोनों मिला के, तो ये दो तरह के होते हैं, एक लिटरेरी लिटरेचर जैसा, एक लिंग्विस्टिक भाषा जैसा। तो ये जो फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट है ये भी दो भाग में बटा है। कौन से दो भाग में? लिटरेरी एस्पेक्ट में और लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट में। ये लिटरेरी एस्पेक्ट का मतलब होता है इट डील्स विद ऑर्नामेंटेशन ऑफ लैंग्वेज, ये भाषा के पूरे रूप से जुड़ा होता है, ऑर्नामेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। जबकि लिंग्विस्टिक जो होता है वो भाषा के नॉलेज से, जानकारी से, इट डील्स विद वर्किंग नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। जी हाँ, इट डील्स विद वर्किंग नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। अगर आपको पूछ दे डिस्क्राइब फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो आपको 2 नंबर के लिखने आएगा। तो 2 नंबर के लिए आप क्या लिखेंगे? द फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज लिटरेरी एस्पेक्ट, सेकंड नंबर लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट। अब लिटरेरी एस्पेक्ट को भी डिफाइन कर दीजिए और लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट को भी डिफाइन कर दीजिए। तो इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। जी हाँ, ये प्रश्न आपको ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। एक ऐसा लाइन लिखे, उसके आगे 2-3 लाइन की डेफिनेशन ऐसे लिखनी पड़ेगी। ये पॉइंट लिखे, 2-3 लाइन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। 3 पॉइंट लिखे, ऐसे डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। जी हाँ, ये 1 एम, ये 2 एम, ये 3 एम, ये 4 एम, ये 5 एम, 6 एम। तो आपके सामने मैंने 6 एम रख दी यहाँ पर। ये 6 एम आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपको 4 नंबर मिलेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के इस प्रश्न में। डिस्क्राइब द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सो स्टूडेंट्स, एम्स ऑफ टीचिंग पढ़ लेने के बाद अब हम बढ़ते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो 4 नंबर के लिए भी पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ 2 नंबर के लिए भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं उन्हीं प्रश्नों की ओर। तो यहां पर उन प्रश्नों को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश? इंग्लिश सीखने के फायदे क्या हैं? तो अब ये आपको खुद से आना चाहिए। खुद से हम क्या लिख सकते हैं मैं बताता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, बताता हूं। सुनिए कि भाई इंग्लिश सीखने के फायदे क्या हैं। सबसे पहली बात तो हमें भाषा की समझ होगी, और भाषा की समझ से हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जी हाँ, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी कि जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है। तीसरा, उस लैंग्वेज को हम, उस लैंग्वेज का नॉलेज दूसरों तक पास ऑन कर सकते हैं। जी हाँ, अपने स्टूडेंट्स को हम पास ऑन कर सकते हैं। पहला तो हम लिख देंगे क्या कि नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब के मौके, रोजगार के मौके मिल सकते हैं। चौथा लिख सकते हैं इट पासेस नॉलेज, इट कैन हेल्प टू पास नॉलेज टू आवर स्टूडेंट्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन कम्युनिकेशन विद अदर्स। भाई जिसको इंग्लिश आती है और आपको भी आती है, आप पहले सीखोगे तभी ना उससे कम्युनिकेट, बातचीत कर पाओगे। तो दूसरों से बातचीत करने में, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने में, एम्प्लॉयमेंट जॉब हासिल करने में, ये नॉलेज दूसरों तक शेयर करने में, भाषा सिखाने में, इन सब कामों में किसका काम आता है भाई? ये लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का काम आता है। तो इंग्लिश के क्या क्या फायदे लिख डालो ना सब लाइन से, क्या इतना सोचने की जरूरत है? बहुत आसान है, ऐसे सवाल तो खुद से बन जाने चाहिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मेन एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज? किसी भाषा को सीखते हैं तो क्यों सीखते हैं? व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स, किस तथ्यों पर, किन तथ्यों पर, किन चीजों के लिए उस भाषा को सीखना चाहिए? व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला, बेसिस ऑफ एजुकेशन। भाई किसी भी लैंग्वेज को हम सीखने के लिए अगर हमें कुछ एजुकेशन लेना है, जैसे मैं आपको ये सिखा रहा हूं, मैं आपको ये डीएड पढ़ा रहा हूं, तो कैसे पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आपको हिंदी आती है। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो भाई आप सीख पाते नहीं। तो भाई हिंदी भाषा आनी चाहिए, तभी तो एजुकेशन मिलेगा। तो हर एजुकेशन का, शिक्षा का आधार है, शिक्षा का आधार है, बेस है। इट इज द बेसिस ऑफ एजुकेशन। सो इंग्लिश लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ एजुकेशन। इन ऑर्डर टू गेन एजुकेशन वी हैव टू लर्न अ लैंग्वेज। विदाउट लैंग्वेज एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल। ये आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे आना चाहिए आपको, है ना। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। भाई खुद को समझने के लिए और दूसरों को समझने के लिए भाषा आनी चाहिए। अभी अभी मोबाइल के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, अगर आपको हिंदी नहीं समझती तो मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, बोल रहा हूं, समझ पाते आप? नहीं समझ पाते। तो मुझे समझने के लिए और अपने आप को समझने के लिए आपको भाषा आनी चाहिए। तो आपको हिंदी भाषा आती है तो सीख लेते हैं। तो भाषा सीखने का एक और एस्पेक्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, यानी खुद को और दूसरों को समझने के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है।
तीसरा सोशल इंटरेक्शन, समाज में आपस में मिलना जुलना ये करने के लिए आपको भाषा आनी चाहिए ना। मोहल्ले में जो लोग हैं उनसे हम कैसे बातचीत करते हैं, हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं कैसे बातचीत करते हैं, भाषा के थ्रू। भाषा नहीं आएगा तो बात नहीं कर पाएंगे। तो इंटरेक्शन करने के लिए भाषा आनी चाहिए। आपको अगर मैं ले जाके अफ्रीका में छोड़ दूं, अफ्रीका एकदम बीचों बीच आदिवासियों के बीचों बीच में, आप वहां खड़े हैं, आदिवासी की भाषा ही नहीं आती, तो वो आपको को क्या बोलेंगे, आप नहीं समझेंगे, आप उनको क्या बोलेंगे वो नहीं समझेंगे। तो अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप उनसे इंटरेक्शन मेल मिलाप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेल मिलाप करने के लिए, सोशल इंटरेक्शन करने के लिए हमें भाषा चाहिए। तो अब ऐसे ही मत छाप देना जैसे मैंने लिखा है, लिखना सोशल इंटरेक्शन तो डैश देकर लिखना, इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद पीपल इन सोसाइटी वी नीड टू लर्न अ लैंग्वेज। ऐसी थ्योरी लिखना जरूरी है। ये पॉइंट लिखिए, डैश देके उसके अंदर थ्योरी लिखिए, फिर ये पॉइंट लिखिए, डैश देके उसके अंदर थ्योरी लिखिए, फिर ये पॉइंट लिखिए, फिर थ्योरी लिखिए। ऐसे लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, तब ना लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अगला, ग्रूमिंग पर्सनालिटी। भाई पर्सनालिटी यानी कि हमारा व्यक्तित्व डेवलप करने की, जैसे कि अभी मैं पर्सनालिटी में अभी हिंदी बोल ले रहा हूं, बट आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो इफ आई कैन able to speak English, I can talk with you, I can speak in English, I can translate my words, my sentences into English, then it is a thing which develop my personality. Due to this only I become a more developed personality person. Okay, तो अगर हमें इंग्लिश आती है तो भाई हमारी पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है। अरे देखो उसको इंग्लिश आती है, और भाई इसको इंग्लिश आती है, इसको जॉब देनी चाहिए। पहले दो कैंडिडेट आए हैं, इसको इंग्लिश आती है, इसको नहीं आती, किसको जॉब मिलेगी, जिसको इंग्लिश आती है। तो भाषा जो होता है वो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप कर देता है, हमें और अच्छा बना देता है। ठीक, ग्रूमिंग पर्सनालिटी हो गया। मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि हम जो चाहते हैं, हमारे मन में जो विचार है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, मैं अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं ये कैसे फील कर पा रहा हूं, कैसे एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, भाषा के थ्रू। अगर मुझे अच्छे से नहीं आता और मैं खुशी नहीं होती, और मान लो खुशी हो भी रही होती और मुझे लैंग्वेज ही नहीं आती, मुझे बोलना ही नहीं आता, तो मैं बता ही नहीं पाता आपको। तो मैं अपने अंदर की फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस आपके सामने प्रस्तुत कैसे कर रहा हूं, भाषा के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। ठीक, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, भाई कम्युनिकेशन बातचीत करने का एक माध्यम है, मीडियम मींस माध्यम। तो भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, बातचीत करने का एक मीडियम है हमारे बीच, हम लोगों के बीच। ठीक, तो इतने सब चीजों के लिए हमें भाषा सीखनी चाहिए। दिस आर द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडिंग अ लैंग्वेज। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ लर्निंग इन इंग्लिश इंडिया। भाई भारत में इंग्लिश सीखने के लिए मेजर चैलेंजेस क्या है, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते हम लोग, आप और मैं इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते। मैं भी बचपन से नहीं सीखा इंग्लिश, है ना, मेहनत करनी पड़ी उसके लिए, बाद में सीखा। और आप में भी सिर्फ कईयों को इंग्लिश आती होगी, अच्छी इंग्लिश आती होगी, तो कैसे आती है, कैसे आई। और किसी को नहीं आती, जैसे आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आती होगी, तो क्यों नहीं आई भाषा, क्यों नहीं आपको इंग्लिश आती है, उसका भी कारण जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला ग्रामर मिस्टेक्स। हम लोग जब इंग्लिश लिखते हैं, बोलते हैं, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है। जैसे मैंने अभी कुछ इंग्लिश बोला तो उसमें मैंने थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक किया होगा, हमें इसके पहले जब बोला था। तो अगर मिस्टेक की वजह से डर से गलत हो जाएगी तो मैं क्यों इंग्लिश बोलूं, भाई गलत इंग्लिश हो जाएगी तो सब हंसेंगे मेरे पे, अरे ये कोई बात हुई, गलत हो जाएगी तो हम बोलेंगे नहीं। खाना मेरे से थोड़ा सा गलत बन जाएगा तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा क्या कभी जिंदगी भर, अरे खाना ही नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे आता नहीं है। मैं गाड़ी से कभी गिर गया, नहीं मैं नहीं सीखूंगा, मुझे गाड़ी नहीं आती, मैं गिर गया तो इससे डर से कभी सीखेंगे नहीं क्या हम, नहीं। अगर भाषा गलत हो रही है होने दो, अगर ग्रामर गलत हो रहा है होने दो, लेकिन बोलो, बोलने से ही तो आएगा। आपको क्या लगता है ये सेलिब्रिटी लोग, क्रिकेटर लोग इतना इंग्लिश बोलते हैं फर्राटेदार, वो ग्रामेटिकली सही होती है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत गलत सलत बोलते हैं वो, लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, इससे लगता है कि आ गया और वो सीख जाते हैं। सचिन तेंदुलकर 10वीं पास व्यक्ति है, सिर्फ 10वीं तक पास किया है वो व्यक्ति, है ना, सचिन तेंदुलकर, या शायद से 10वीं फेल है, मुझे करेक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन वो सबसे अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं सचिन तेंदुलकर। तो कैसे सीखा उन्होंने, कोई ग्रामर की क्लासेस थोड़ी लगाई उन्होंने, फिर भी बोलना सीख गया ना बोल बोल के। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक के कारण हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। दूसरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारे यहाँ आत्मविश्वास की कमी है, हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं बोल पाऊंगा, है ना, हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कि हम इंग्लिश बोल पाएंगे। तीसरा, शाइनेस इन इंग्लिश स्पीकिंग, भाई इंग्लिश बोलने में शर्म भी आती है कि अरे लोग क्या बोलेंगे, गलत अगर हो गया तो गलत हो गया तो हमें लोग बोलेंगे कि गलती सुधारेंगे, हमें शर्म आएगी, हमारी इंसल्ट हो जाएगी, ऐसा सोचते हैं। हमें खुद को शर्म आती है इंग्लिश बोलने में। इंग्लिश आती भी है तो हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, क्योंकि हम समाज में कई लोगों का टॉन्ट सुनना पड़ता है हमें कि देखो इंग्लिश झाड़ रहा है, बड़ा आ गया अंग्रेज। तो इस तरह बातों से डर कर, शर्मा कर हम लोग इंग्लिश नहीं बोलते, इंग्लिश नहीं सीखते। तो ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, हमें इंग्लिश खुद से सीखना पड़ेगा, तो इंग्लिश हमें बोलना चाहिए। तो ये सब चैलेंजेस है, ये सब प्रॉब्लम्स है इंग्लिश में। आप यहाँ और ऐड कर सकते हैं, लैक ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश का एजुकेशन नहीं है इसलिए भी नहीं आता। इंग्लिश के तरफ जो है वो सही ध्यान नहीं है गवर्नमेंट का, इस वजह से भी। पीपल का भी ज्यादा ध्यान नहीं है, इस वजह से भी इंग्लिश नहीं आता। तो ये भी आप लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेट द प्लेस और पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। स्टेट द प्लेस और पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के पहले और आजादी के बाद भारत में अंग्रेजी का जो स्थान है, इंग्लिश की जो इंपॉर्टेंस है उसको बताइए। तो देखिए आजादी के पहले के बाद, अब मैं यहाँ पे आप क्या लिखना है वो समझा देता हूँ। आंसर नहीं लिखा, बोर्ड छोटा है, समय कम है, तो मैं पूरा आंसर नहीं लिख सकता 1.5 पेज का, आपको समझा सकता हूँ कैसे लिखना है। तो देखिए कैसे लिखना है, सोचिए जरा आजादी के पहले क्या होता था। आजादी के पहले इंग्लिश से नफरत की जाती थी, क्योंकि इंग्लिश कौन बोलता था, ब्रिटिशर्स। अंग्रेजी बोलना मतलब अंग्रेज, तो बोलते थे ये देखो अंग्रेज की औलाद आ गया, बड़ा अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी चीजों का बायकॉट करेंगे, है ना। आपने इतिहास में बहुत पढ़ा होगा कि बहुत बहिष्कार हुआ, आंदोलन चले, मूवमेंट चले, जिसमें उसका बहिष्कार किया गया, है ना। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो ये जो इंग्लिश है पहले इससे नफरत की जाती थी, इंग्लिश भाषा को स्वीकार नहीं किया जाता था, इंग्लिश भाषा को हमने अपनाया नहीं था, हम इंग्लिश को अडॉप्ट नहीं कर पाए थे, है ना। इंग्लिश से बहुत नफरत करते थे क्योंकि ये अंग्रेजों की भाषा थी, और हमें तो अंग्रेज बिल्कुल पसंद नहीं भाई, फूटी आंख नहीं सुहाते हमें अंग्रेज। तो उनके लिए ये भाषा, हमारे लिए एक भाषा का इसका पोजीशन जो था बहुत बेकार था, इसको हम बहुत तुच्छ भाषा समझते थे, विदेशी भाषा समझते थे, और इसको हम बोलना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे देशभक्ति का अपमान होता था, देश से जुड़ा हुआ था। क्योंकि भाई इंग्लिश लोग ने देश को गुलाम बनाया और हम इंग्लिश भाषा बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता, है ना। उस टाइम के लिए ठीक था, लेकिन अब देखिए पूरी दुनिया में जैसा वैश्वीकरण हो चुका है, पूरी दुनिया में इंग्लिश भाषा ने जैसे पैर पसार ली है और लोगों को दूसरे देशों में जाके जॉब करनी है, तो अंग्रेजी भाषा तो आनी चाहिए। अब आपकी हिंदी थोड़ी पूरे देश में चलेगी, आपकी मराठी, भोजपुरी, आपकी संस्कृत या फिर जितनी भी भाषाएं हम लोगों की, अलग अलग भाषाएं थोड़ी पूरी दुनिया में चलती हैं, तो हमें उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी जो पूरी दुनिया में चल सके। तो अंग्रेजी बड़ी अच्छी भाषा है, और अंग्रेजी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने दूसरे नंबर की भाषा है। पहली भाषा जो है वो है मैंडरीन भाषा बोली जाती है, चाइनीज जैसी होती है मैंडरीन भाषा, तो वो भाषा बहुत बोली जाती है। उसके बाद फिर ये जो इंग्लिश भाषा है, उसके बाद फिर हिंदी भाषा को बोला जाता है भाई, ठीक है। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। आजादी के बाद इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया, हमारे एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था में भी इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंग्लिश बोलने वालों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब ज्यादा जल्दी मिलती है। इंग्लिश बोलने वाले जल्दी प्रमोशन पा लेते हैं, ज्यादा जल्दी डेवलप होते, ज्यादा जल्दी अमीर बन जाते हैं, भी देखा होगा आपने। और इंग्लिश टीचर की बहुत डिमांड है, बहुत पैसा मिलता है। और इंग्लिश सब्जेक्ट में देखोगे आप तो बहुत जल्दी जॉब लग सकती है अगर आप इंग्लिश टीचर हो, और इंग्लिश से आपने एमए किया है और फिर पीएचडी की है, एमफिल किया है, तो आप उससे एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगती है, क्योंकि इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की तो भरमार आ गई है, जगह जगह इंग्लिश टीचर की आवश्यकता पड़ती है ना। तो ये सारी चीजें, और अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि इंग्लिश का पहले स्टेटस बहुत लो था और आज स्टेटस बहुत हाई है, हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है। इवन आप हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे फिर भी आपको इंग्लिश का विषय है ना, तो इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, है ना, मदर टंग का इंपॉर्टेंस क्या। अगला क्वेश्चन है कि जो मातृभाषा होती है उसका महत्व क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो भाई मातृभाषा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी भाषा में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप लोग सोचिए कि आप लोग बहुत अमीर हैं, कौन सी भाषा में सोच रहे हो, अपनी मदर टंग में ही ना। भले आपको हिंदी आती हो, इंग्लिश आती हो, जो भी आती हो, लेकिन आपकी जो मदर टंग हुई उसमें ही आप सोचोगे हमेशा। जब आप मन में बात करते हो, मन में सोचते हो, तो हमेशा मदर टंग में सोचते हो। देख लो कि नहीं आता तो करके देख लो सोच के। तो हमें इससे मोटिवेशन, हमें इससे क्या मिलता है, विश्वास मिलता है, उत्साह मिलता है, हमें आत्मविश्वास आ जाता है कि नहीं भाई चलो बोलना चाहिए ना, प्रेरणा मिलती है कि नहीं हम मातृभाषा से किया। यस, मान लो हम कहीं विदेश में गए, सब अंग्रेजी बोल रहे थे, हम चुपचाप रहेंगे, डर डर के बोलेंगे, लेकिन वहीं पे कहीं हमें हिंदी बोलने वाले, अरे भाई साहब आप हिंदी बोलते हैं, हम भी हिंदी बोलते हैं, आप भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे, अरे अपने देश के हैं। तो इस तरह से मोटिवेशन, जोश आ जाता है हमारे अंदर, है ना। मातृभाषा से, मदर टंग से मोटिवेशन मिलता है, जोश मिलता है। अपॉर्चुनिटी, मौका, मातृभाषा से हमें मौका मिलेगा सीखने का। फॉर एग्जाम्पल कोई आदिवासी व्यक्ति है, वो गोंडी भाषा बोलता है, ठीक है, आदिवासी व्यक्ति गोंडी भाषा बोलता है ना, जो भी भाषा बोलता है ऐसा एकदम इंडिया वाला प्रिमिटिव ट्राइबल भाषा बोलता है, आदिवासी भाषा बोलता है, लेकिन उसको मैथ वैथ सीखना पड़ेगा तो शहर जाना पड़ेगा, और वो भी अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी नहीं आती तो नहीं सीख पाएगा। लेकिन क्या हो अगर उसी भाषा में उसको मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया जाए, फिर तो सीख लेगा। तो अपनी भाषा जो है वो हमें और डेवलप होने का, सीखने का मौका प्रोवाइड करती है और मौका देती है, ठीक है। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न वेरियस थिंग्स। अगला, लर्निंग बाय इमिटेशन। इमिटेशन मतलब नकल। भाई मदर टंग में तो नकल करके सीखा जा सकता है, जैसे अपने पापा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, हमें वही भाषा आ जाती है। जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है, आप ही बताइए, है ना। जो उसके पापा मम्मी बोलते हैं, जो उसके घर में बोली जाती है, वही भाषा वो सबसे पहले सीखता है। आप देखेंगे स्कूल में एडमिशन होने से पहले, नर्सरी में जाने से पहले उसको बोलना आ जाता है।
और वो कौन सी भाषा बोलता है? जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, उसके घर पे बोला जाता है, दादा दादी चाचा चाची पापा मम्मी जो बोलते हैं वही भाषा। यानी कि जो मदर टंग है, मातृभाषा है, वो नकल करके सीखी जाती है। आप ही देखना विदेश के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं विदेशों में, यूरोप में छोटे छोटे बच्चे, वो भी इंग्लिश बोलते हैं। अरे भाई उनने कोई ग्रामर की क्लास थोड़ी की है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स थोड़ी लगाया था, इतने से बच्चे हैं लेकिन इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पापा मम्मी को उन्हें हमेशा बोलते हुए सुना है, उसी की नकल वो कर रहे हैं। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में आपके बच्चे इंग्लिश बोले, या आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं, घर बच्चे हैं, वो इंग्लिश बोले, तो आप क्या करना चाहिए? आपको भी इंग्लिश बोलना पड़ेगा, आपको उनसे इंग्लिश में बातचीत करनी पड़ेगी, तभी तो वो इंग्लिश सीखेंगे, है ना। और लर्निंग बाय सिचुएशन, और इंग्लिश भाषा जो है परिस्थिति के अनुसार सीखी जाती है। लर्निंग बाय सिचुएशन मतलब जिस प्रकार की सिचुएशन है उस प्रकार की आप भाषा सीख पाओगे। अगर सिचुएशन का एग्जांपल दिया जाता है मातृभाषा में, आप अपनी भाषा की कहावत, जैसे मैं इंग्लिश सीखूं तो मुझे इंग्लिश की कहावतें याद करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर मैं हिंदी भाषा पढ़ूं तो मेरी खुद की मातृभाषा हिंदी है, तो मैंने आसपास खूब हिंदी कहावतें मुहावरे सुने होंगे, उसी का एग्जाम्पल मैं उठा के छाप दूंगा हिंदी में, तो जल्दी हो गया सीखना मेरा। तो ये मातृभाषा मदर टंग के इतने फायदे हैं, ये सब एडवांटेजेस हैं, ये सब इसका महत्व है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसमें से 90% सवाल आने ही वाले हैं, गारंटी है। तो ये मैंने आपको यूनिट 1 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। यूनिट 1 में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं, ये सारा मैंने बता दिया। तो ये आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप हमारे जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के साथ।